तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। पुराने या कम उपज देने वाले फलदार पौधे ग्राफ्टिंग विधि से बन सकते हैं अच्छी उपज देने वाले पौधे। भूमि को उपजाऊ बनाने रखने के लिए फसल अवशेषों के प्रबंधन पर जानकारी। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से वर्ष भर उगा सकते हैं हरा चारा। बागवान भाइयों, आपने हिमाचल प्रदेश के फलदार पौधे जैसे सेब, नाशपाती, आड़ू आदि के बगीचे में यदि अच्छी किस्म के या फिर गुणवत्ता वाले पौधे न लगाए हैं तो बागों से गुणवत्ताहीन कम फलत की प्राप्ति होगी और इस स्थिति में बागवान भाइयों को बगीचों से मिलने वाली आय से निराश होना पड़ता है। लेकिन अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप पुराने और कम फलत वाले पौधों को ग्राफ्टिंग और बडिंग विधि से अधिक फलत तथा अच्छी गुणवत्ता वाले पौधे में बदल सकते हैं। तो आइए इस बारे में अधिक जानकारी के लिए मिलते हैं गाँव जसौरगढ़, जिला चंबा के प्रगतिशील बागवान राकेश कुमार से। मैं तकरीबन 15 सालों से बागवानी का काम कर रहा हूँ। मेरे पास अभी सेब के, नाशपाती के तकरीबन कोई 500 पेड़ है। इसमें कुछ फल दे रहे हैं, कुछ अभी तैयार कर रहा हूँ। अभी मैं अपने बगीचे में नाशपाती, अच्छी किस्म के नाशपाती की ग्राफ्टिंग कर रहा हूँ। हमारे यहाँ पर जंगली कैंप के पौधे होते हैं, उन पर मैंने पालमपुर बागवानी यूनिवर्सिटी से नाशपाती की अच्छी किस्में स्टिक्स मंगवाई थे। उनको उन कैंप के ऊपर ग्राफ्टिंग कर रहा हूँ। ग्राफ्टिंग का मेरी विधि ऐसी है कि जो बड़े साइज़ का पौधा होता है उसको बीच से फाड़ के स्टिक्स की नीचे से छिल के चमड़ी मिला करके, अगर सेम साइज़ का पौधा हो तो उसको तिरछा काट करके उस तरह से चमड़ी, इसमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि जो इसका छिलका है वो अच्छी तरह से मिलना चाहिए। और इसमें अगर बड़ा घाव हो तो उसको बारीक मिट्टी से वो लेप लगा करके ऊपर से पॉलीथीन बांध करके, ताकि उसमें हवा ना लगे और एकदम जो है उसका घाव चढ़ जाए। साथ ही साथ में मैंने आड़ू की भी अच्छी किस्में मंगवाई है, उनकी भी ग्राफ्टिंग कर रहा हूँ। साथ में खुबानी की भी है, उनकी भी कर रहा हूँ। बागवान भाइयों, मेरे बगीचे में पॉलिनाइजर पौधे कम थे, इसलिए पॉलिनेशन कम होते थे, फल कम लगते थे। इसलिए मैंने समर क्यून नामक पॉलिनाइजर है उसकी स्टिक्स कलेक्ट किए हैं और अपने बगीचे में उनके जो है ग्राफ्टिंग कर रहा हूँ विधि हिसाब से। तो हो सकता है आगे मेरे को अच्छे फल मिले, अच्छा मेरे को इसका लाभ प्राप्त हो। ये जो स्टिक्स है मैं अपने हर जितने पौधे हैं उनके ऊपर एक एक स्टिक्स हर पौधे पर लगा रहा हूँ और मुझे आशा है कि आने वाले समय में मेरे बगीचे में अच्छे फ्रूट लगेंगे और मुझे अच्छा फ़ायदा मिलेगा। और नाशपाती की भी मैं अच्छी किस्में कलेक्ट कर रहा हूँ। मेरे पास 10 बीघा ज़मीन है, उसमें कम से कम मैं 1000 पौधा नाशपाती का तैयार करूँगा और आने वाले समय में मैं अच्छा लाभ कमाऊँगा। बागवान भाइयों, जिनके बगीचे में अच्छी पॉलिनाइजर ना होने
पॉलिनेशन ना होने की वजह से फल कम लगते हैं। वो अच्छी किस्म के पॉलिनाइजर के पौधे लगा करके या स्टिक्स लगा करके अच्छा फल फ्रूट प्राप्त कर सकते हैं। लगभग 1 साल बाद ये पौधे अच्छी तरह से बढ़ते हैं। यही अच्छा समय है। 15-20 मार्च तक आप बर्डिंग विधि, ग्राफ्टिंग विधि से ये स्टिक्स वगैरह लगा सकते हैं और नए पौधे भी लगा सकते हैं अच्छे पॉलिनाइजर। किसान भाइयों, क्या आप जानते हैं कि आप खेतों में जो फसल अवशेष जलाते हैं उससे वातावरण तो प्रदूषित होता ही है, साथ ही साथ मिट्टी की सेहत भी खराब होती है। यदि हम चाहें तो इन फसल अवशेष का कुशल तरीके से प्रबंधन करके हानि की जगह लाभ में इन्हें बदल सकते हैं। परंतु आप सोच रहे होंगे कि कैसे, तो इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर विनय मिश्रा। भाइयों, आज हमारे खेत में कार्बन की मात्रा दिन प्रतिदिन कम हो रही है, जबकि वातावरण में कार्बन की मात्रा बढ़ती जा रही है। खेतों में कार्बन की मात्रा कम होने से हमारे फसलों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है, जबकि कार्बन की मात्रा वातावरण में बढ़ जाने से हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कार्बन की मात्रा हमारे खेतों में कम होने के पीछे कारण यह है कि पहले किसान जैविक खाद, गोबर की खाद अपने खेतों में डाला करते थे, क्योंकि उनके पास पर्याप्त मात्रा में पशु होते थे। जो भी फसल से अवशेष मिलता था, धान का पुआल हो, गेहूं का भूसा हो, या जो कुछ भी फसल का अवशेष होता था, उसको अपने पशुओं को खिलाता था। अब समुचित मात्रा में उसे गोबर की खाद मिलती थी और उस गोबर का खाद अपने खेतों में प्रयोग करता था, जिससे कि खेतों में जैविक पदार्थ की मात्रा बनी रहती थी। ऐसा प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि किसान अपने धान के पुआल या गेहूं का जो भी डंठल है, जो भूसा है, उसका समुचित प्रबंधन न करके प्रायः इसको खेत में जला देते हैं। अधिकतर किसानों के बीच एक भ्रम रहता है कि फसल अवशेषों को जलाने से खेत के कीट और रोग नष्ट हो जाते हैं और अगली फसल में किसी कीट और रोग का प्रकोप नहीं होता है, जबकि इससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम होती है और फसल के लिए लाभदायक कीट भी नष्ट हो जाते हैं। साथ ही और कौन कौन से नुकसान हैं, आइए जानते हैं। यदि आप इसको खेत में जलाएंगे तो हमारे खेत में जो कार्बन जो पहले से मौजूद है वो भी जलता है, साथ साथ जो फसल अवशेष है वो भी जल करके हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं होती। हम आज की इस वार्ता से आपको ये संदेश देना चाहते हैं कि यदि इस फसल अवशेष को कम से कम धान और गेहूं के फसल अवशेष का अगर 1/3 मात्रा भी अगर हम अपने खेतों में प्रयोग कर लें, तो हम रासायनिक खादों का 3 से 4 साल के बाद हम कम से कम आधी रासायनिक खादों की मात्रा का प्रयोग हम बचा सकते हैं। साथ साथ हम जो एक गेहूं की सिंचाई के लिए यदि 4 से 5 सिंचाई देनी पड़ती है, और यदि हम फसल अवशेष की मात्रा को अगर हम देते हैं, तो हमें कम से कम एक सिंचाई की बचत गेहूं में होती है, और एक सिंचाई के बचत होने से 3 से 4 हज़ार रुपया प्रति हेक्टेयर आपका बचेगा और साथ साथ उत्पादन भी अच्छा होगा। इसका प्रयोग करने के लिए जैसे धान का अवशेष है, धान कटने के बाद आजकल कंबाइनर से धान की कटाई होती है, और ऊपर के खेतों में धान को कटने के बाद यदि आप उसको जला देते हैं, क्योंकि धान और गेहूं के बोने के बीच में समय बहुत कम होता है, 20 से 25 दिन में, तो उसको अगर आप जला देते हैं तो ये बहुत ही हानिकारक है। क्यों ना इस फसल अवशेष को हम मिट्टी में मिलाएं। आजकल जो मशीनीकरण का युग है और बहुत अच्छे ऐसे मशीन आए हैं, जैसे हैप्पी सीड ड्रिल है, यदि आप उसका प्रयोग करके अगर आप देखें, एक सामूहिक रूप से अगर इस गांव में एक खरीद करके अगर उसका प्रयोग किया जाए
तो यह जो भी धान का फसल अवशेष है उसको जो है वो छोटे टुकड़ों में काट करके खेतों में मिला देता है और मिलाने के बाद लाइन से सीड ड्रिल के द्वारा गेहूं की बुआई हो जाती है। आप सरसों की बुआई कर सकते हैं, जिस भी चना की बुआई कर सकते हैं, दलहनी फसल की जो भी है मटर की बुआई कर सकते हैं। और उसमें आप देखेंगे यह धान का जो अवशेष है वह 1 साल के बाद धीरे धीरे 1 साल के अंदर वो सड़ जाता है और आपके खेत में जैविक पदार्थ की मात्रा बढ़ने लगती है तथा जो भी उपलब्ध पोषक तत्व हैं वह उनकी मात्रा में भी बढ़ावा होता है, जिसके माध्यम से आप जो है रासायनिक खादों की मात्रा को कम कर सकते हैं। प्रायः गेहूं की फसल भी कंबाइनर के द्वारा ही काटी जाती है और आप देखते हैं कि बहुतायत तौर पर किसान सामूहिक रूप से गेहूं के फसल अवशेष को जलाते हैं। यह बार बार समाचार पत्रों, तमाम चैनलों, टीवी के चैनल द्वारा भी बताया जाता है कि ऐसा न किया जाए, लेकिन ये प्रक्रिया बार बार दोहराई जा रही है। हमारा किसानों से अनुरोध है कि आप उसे न जलाएं। आप उसको जोत करके, जुताई करके आप उस अपने खेत में मिला दें। मिलाने के बाद अप्रैल से मई के महीने में इसको मिला दें। और यदि आप जुलाई के महीने में अगर आप धान की खेती करते हैं तो इस बीच में आप पाएंगे कि पूरी की पूरी जो उसमें फसल अवशेष है वो सड़ करके खाद हो गई है। और सड़ करके खाद होने के बाद आप देखेंगे कि आपके लिए आपकी फसल की गुणवत्ता कैसे बढ़ रही है। यदि हम इस पर ध्यान नहीं देंगे तो हमें बार बार रासायनिक खादों पर निर्भर होना पड़ेगा, अधिक से अधिक रासायनिक खादों को डालना पड़ेगा। और अभी तक किसान केवल NPK का प्रयोग करता था। आज आप देख रहे हैं वो जिंक डाल रहा है, बोरान डाल रहा है, मैग्नीज डाल रहा है, आयरन लोहा की मात्रा डाल रहा है। आखिर किन किन तत्वों को डालेगा और कितनी मात्रा में डालेगा? और यदि इसका संतुलित रूप से प्रयोग नहीं किया गया तो निश्चित तौर से वह जो अन्न उत्पादन होगा उसकी गुणवत्ता खराब होगी और हमारा स्वास्थ्य भी उससे प्रभावित होगा। तो आइए हम सब मिल करके आज इसका व्रत लें और इस बात को समझें कि जो हमारा फसल अवशेष है हम उसका अपने खेतों में प्रयोग करें और इनके प्रयोग के माध्यम से हम अपने भूमि को उपजाऊ बनावें और उपजाऊ बना करके कम से कम रासायनिक मात्रा में अधिक से अधिक गुणवत्ता वाली फसल का उत्पादन करके अपना भरण पोषण करें और जो इस खेती पर और लोग निर्भर हैं उनका भरण पोषण करें और हम सभी लोग स्वस्थ रहें। आज यही संदेश मैं आप सबको देना चाहता हूँ। आशा है आप इसको अपनाएंगे। धन्यवाद। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। डेयरी व्यवसाय में आज सबसे बड़ी समस्या हरे चारे की है, क्योंकि आज जिस तरह से देश और प्रदेश में खेती योग्य भूमि कम हो रही है और बहुत से क्षेत्रों में सिंचाई जल भी उपलब्धता नहीं होती है, ऐसी स्थिति में दुधारू पशुओं के लिए हरे चारे की पूर्ति करना एक बड़ा ही कठिन कार्य साबित हो रहा है। और इसी कठिनाई को देखते हुए कृषि वैज्ञानिकों ने हरे चारे को उगाने की हाइड्रोपोनिक्स तकनीक को ढूंढ निकाला है। तो किसान भाइयों, ये हाइड्रोपोनिक्स तकनीक आखिर क्या है और ये किस प्रकार से उपयोगी है, आइए जानते हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर संत कुमार सिंह से। ये जो हाइड्रोपोनिक विधि से जो हम लोग चारा उत्पाद करते हैं ये एकदम ऑर्गेनिक होता है, इसमें ना कोई केमिकल रहता है ना कोई चीज होता है। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से हरे चारों को उगाना बड़ा ही सरल है। इस तकनीक से चारे की उपलब्धता को वर्ष भर आसानी से बनाए रखा जा सकता है। इस तकनीक से खेती करने के और कौन कौन से लाभ हैं, आइए देखते हैं। और दूसरी बात है कि ये हाइड्रोजन विधि जो हम चारा उत्पादन करते हैं ये 7 दिन में तैयार हो जाता है और इसमें इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत काफ़ी बढ़ जाती है।
प्रोटीन जो मकई का प्रोटीन 8 से 10% होता है, ये 7 दिन जर्मिनेट करने के बाद इसकी मात्रा 13% करीब हो जाती है। इसका फूड फाइबर भी बहुत कम रहता है, सुपाच्य भी होता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। तो इस तरह से माने काफ़ी इससे फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। अभी के समय में जो कि चारा उत्पादन बहुत कम हो रहा है, लेकिन हाइड्रोपोनिक विधि से आप छोटे से अपने घर में भी इसे चारा का उत्पादन कर सकते हैं। इसमें मिट्टी का कहीं जरूरत ही नहीं है अपना। और इससे यदि हाइड्रोपोनिक्स विधि से चारा उत्पादन करके हम अपने पशुओं को देंगे तो जो रिपीट ब्रीडिंग का केस है वो बहुत कम हो जाएगा। पूंजी लग जाता है जो कि पहला साल में ही उनको पैसा मिल जाता है। दूसरे साल से इसमें इन्वेस्टमेंट उनका साल भर में जो है करीब 65 से 17 हज़ार होता है और उससे इनकम करीब 1,17,000 का हो जाता है। मतलब नेट प्रॉफिट करीब 1 लाख के आसपास हो जाता है। और उसके लिए जो हाइड्रोपोनिक्स जो करते हैं वो एक ट्रे में 3 kg करीब मकई लीजिए या ये गेहूं का ये लीजिए, और यदि हम 8 ट्रे रखते हैं तो वो प्रतिदिन एक ट्रे निकलते रहता है। 7 दिन में इसका सबसे जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है करीब 7 दिन में काफ़ी हो जाता है, उससे ज़्यादा नहीं रखना है। और एक ट्रे में जो 3 kg हम लोग देते हैं तो उससे 22 kg हमारा प्रोडक्शन हो जाता है। किसान भाइयों, अभी आपने हाइड्रोपोनिक्स तकनीक के लाभों को जाना और अब आइए जानते हैं कि आप इस तकनीक से हरे चारे को कैसे उगाएंगे। हाइड्रोपोनिक्स बिना जमीन के पानी में चारा उगाने की तकनीक को कहते हैं। देखिए, हाइड्रोपोनिक्स जैसा मैंने बताया बिना जमीन के पौधे उगाना, स्पेशली चारे की भरपाई करने के लिए ये मशीन बनाई गई है। सबसे पहले हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से खेती करने के लिए इसकी इकाई की स्थापना करनी पड़ती है, जिसे कृषि विभाग की सहायता से स्थापित किया जा सकता है। इसमें जो बीज होता है उसको हम पहले 12 घंटे पानी में भिगोते हैं। बीज हम मक्की का, जौ का, गेहूँ का, जई का, जो भी चारा रूपी फसलें हैं उनका ले सकते हैं। सर्टिफाइड बीज ले सकते हैं। 3 से 5 किलोग्राम मक्के, जौ या अन्य अनाज के बीजों को 12 घंटे तक 15 लीटर पानी में भिगोते हैं और पानी में हर्बोसोल रसायन को मिलाते हैं। इससे बीजों का अंकुरण जल्दी होता है। 12 घंटे के बाद बीजों को निकालकर 24 घंटे तक भीगे हुए बोरे में रख देते हैं। इसके बाद जब बीजों का अंकुरण हो जाता है तब उसे ट्रे में रखते हैं। 12 घंटे बाल्टी में भिगोना और 24 घंटे गीले तापने में या जिसको हम गीली बोरी कहते हैं उसमें भिगो के रखते हैं। फिर इस सीड को हम ये जो आप ट्रेस देख रहे हैं उसमें ट्रांसफर कर लेते हैं। और न्यूट्रोसॉल नाम ही बताता है न्यूट्रिएंट्स, उसके अंदर सूक्ष्म पौष्टिक तत्व होते हैं जो कि हम टंकी में मिलाते हैं। 500 लीटर पानी में 70 ml न्यूट्रोसॉल सॉल्यूशन मिला दिया जाता है जो कि उस बीज को और इस हरे चारे को सूक्ष्म तत्व माइनर न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। इन ट्रेस में पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, 6वां दिन और 7वें दिन ये ट्रेस यहाँ रहती है। और 8वें दिन इस ट्रे को हम बाहर निकाल लेते हैं और जानवर को हिला देते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये जो मक्का बीज आप देख रहे हैं उगा हुआ इन ट्रेस में, ये 1 से 1.25 किलो प्रति ट्रे हमको लगाना पड़ता है। और लास्ट में जब ट्रे बाहर आती है तो इसका मल्टीप्लिकेशन मतलब ये 7 से 8 किलो आपको हरा चारा दे देती है। मतलब 6 से 8 किलो वो मल्टीप्लाई हो जाता है, उतना गुणा चारा आपको बड़ा हुआ मिलता है। आपने बीज लगाया 1 से 1.25 किलो और आपको चारा मिला 7 से 8 किलो। ये जो आप सामने यंत्र देख रहे हैं इसको फॉगर बोलते हैं और इससे नमी कंट्रोल होती है। इसमें इस पूरी मशीन में इतनी नमी और इतना टेम्परेचर चाहिए वो इस मशीन से कंट्रोल होता है, जो कि ऑटोमेटिकली इन मशीनों से कंट्रोल हो जाता है। इसमें एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो है बिजली का खर्च। इसको चलाने के लिए हमें बिजली की आवश्यकता होती है और इसके अंदर कम से कम 15 यूनिट बिजली रोज की चाहिए होती है। और किसान भाइयों, अगर आप यूँ पूछें कि प्रति किलो चारा क्या कॉस्ट आई या जिसको हम रनिंग कॉस्ट बोलते हैं तो वो आती है 4 से 5 रुपए प्रति किलो चारा जो इसमें उत्पादन हो रहा है। इस प्रकार किसान हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से हरे चारे का उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से एक या फिर दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद के कृषक वीरेंद्र कुमार ने। यह अरबी की खेती के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो वीरेंद्र कुमार जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। इस वक्त जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे यहाँ अरबी यानी कुचई की फसल बोनी का कार्य चल रहा है। इसमें अभी थोड़ा थोड़ा अंकुरण करवाने के पश्चात हमने इसका बोनी का कार्य किया है। तो उसके लिए हम जैसा कि आप देख सकते हैं ऊंचे ऊंचे मांदे बने हुए हैं। इसकी असल में हम बरसात तक के कार्यक्रमों के हिसाब से हमने इसकी तैयारी की है। और जहाँ तक वैरायटी का सवाल है तो ये सिलेक्शन वैरायटी है जो काफ़ी अच्छा उत्पादन और टेस्ट में भी काफ़ी अच्छी है। किसान भाइयों, अरबी की खेती करने के लिए गहरी, उपजाऊ, बलुई, दोमट से लेकर दोमट भूमि उपयुक्त होती है तथा इसका अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए आप खेत की तैयारी एवं खाद और उर्वरक प्रबंधन किस तरह से करें, आइए जानते हैं। सबसे पहले जो जहाँ तैयारी का प्रश्न है उसके लिए हमने पहले गहरी जुताई यानी दुफाल से या पुलाव जिसको बोलते हैं उसके माध्यम से हमने इसकी गहरी जुताई की है। उसके बाद में पाटा या रोटोवेटर वगैरह चला के मट्टी को भुरभुरा करने के पश्चात इसमें मांदा खींच के हमने इसकी बोनी की है। तो इसमें जो हमने अभी ध्यान दिया था वो सबसे पहले तो इसमें गोबर की खाद हमने मांदा बनाने के बाद में चिराई कराकर गोबर की खाद भरी है जो लगभग 4 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से हमने इसमें दिया है। उसके बाद में 2 बोरा सुपर फास्फेट और 2 बोरा पोटास और आधा बोरा डीएपी लगा करके, इसके अलावा बोरान और सल्फर, जिंक, इस तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी दे करके हमने इसकी अभी बोनी की है। किसान भाइयों, अभी आपने अरबी की उन्नतशील किस्में, भूमि का चयन तथा तैयारी और खाद उर्वरक प्रबंधन के बारे में जानकारी ली। अब आइए जानते हैं कि अरबी की फसल से अधिक उपज के लिए बुवाई हेतु बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए तथा बीज को उपचारित करने के बाद उसकी बुवाई कैसे करना है। प्रति एकड़ हमने इसमें 6 कुंटल बीज की मात्रा ली है जो एक पर्याप्त मात्रा है। 6 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हमने इसका बीज दर निर्धारित किया है। मतलब इसका ट्रीटेड किया है हमने बावेस्टीन से। उसके उपरांत इसको बिछा करके फिर से वापस पुलाव और रेत डाल के उसको ढक दिया था। ऊपर से सिंचाई हल्की हल्की करते रहे हैं। ये लगभग 3-4 दिनों में अंकुरण आ गया था। 6वें दिन मतलब बोने योग्य ये हो गया था। उसके उपरांत हम इसकी बोनी कर रहे हैं। उसके लिए हमने इसमें मतलब जो मांदे से मांदे की जो दूरी है वो लगभग 4.5 फुट रखी है और पौधे से पौधे की दूरी 9 इंच है हमारे यहाँ इस वक्त में जो हमने बोनी की है उसमें। हालांकि बहुत से लोग इसकी बोनी जो है अप्रैल के आसपास में करते हैं, हमने थोड़ी सी पहले की है। अरबी की फसल के साथ कई तरह के खरपतवार भी उग जाते हैं जो कि फसल की बढ़वार में तो बाधा उत्पन्न करते ही हैं, साथ ही साथ कीट व रोगों को भी बढ़ावा देते हैं। इसलिए आप इन खरपतवारों का नियंत्रण कैसे करें तथा सिंचाई प्रबंधन को किस तरह से अपनाएं, आइए जानते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये ड्रिप विधि से लगाया गया है हमारे यहाँ। सिंचाई के लिए हम इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं ड्रिप के माध्यम से लगाया है हमने। तो उसके जब अच्छी तरह से सिंचाई हो जाएगी तब हम इसमें ऑक्सीगोल्ड करके एक दवा आती है खरपतवार मतलब पोस्ट इमरजेंस करके, उसका छिड़काव हम इस पर करेंगे ताकि किसी किस्म के खरपतवार वगैरह ना जगे और हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट बचे। तो उसका हम 25 ml का मात्रा इसमें इस्तेमाल करेंगे। पहले हम इसके जर्मिनेशन का इंतजार करेंगे जो लगभग हो सकता है 10 से 12 दिन या 15 दिन में इसका जर्मिनेशन हो। 15 दिन में इसका जर्मिनेशन होने के बाद में हम ड्रिप के माध्यम से इसमें करीब करीब 10 किलो यूरिया, फास्फोरिक एसिड का इसमें ड्रेंचिंग करेंगे। उसके बाद में मतलब ये 8-8 दिन के अंतराल में होगी। उस दौरान में फिर हम इसकी गुड़ाई करीब यानी 30वें या 40वें दिन लगभग इसमें गुड़ाई करके मट्टी चढ़ाने का कार्य इस पर करेंगे हम।
राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। जैव कीटनाशक बनाने की विधि और इसकी उपयोगिता, बदलते मौसम में मुर्गियों की देखरेख और प्रबंधन। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatar.hp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को आप दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।